निष्पक्ष है वो झूठ बोल रहे हैं सरासर। कोई भी इस देश में पत्रकार निष्पक्ष नहीं हो सकता, वो 90 डिग्री पर कभी नहीं रह सकता, राइट एंगल कोई पत्रकार नहीं रहेगा। वो थोड़ा सा 98, 91 हो जाएगा या 89 हो सकता है, लेकिन 90 पर कोई नहीं रहेगा। तो आप किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़िए, संगठन के साथ काम करिए, उससे आपका व्यक्तिगत विकास होता है, आपका बहुत व्यक्तित्व विकास होगा। कोई कार्यक्रम करके, कहीं मंचों पर कुछ बोल करके, कोई इवेंट मैनेजमेंट करके, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, 1000, 2000, लाख, 2 लाख विद्यार्थियों के कार्यक्रम होते हैं। मैं अभी विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में था, पूरे भारत भर से लोग आए हुए थे। आप कोई छोटा मोटा कार्यक्रम कराते हो, जहाँ 10 लोग हो या 10 लाख लोग हो, उससे आपको सीखने को कुछ मिलता है। अब चाहे वो आपसे राजनीतिक संगठन सिखाए, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से सीखे, तो जुड़ना बहुत जरूरी आवश्यक है। आप समाज से जुड़ते हैं। चलते हैं समापन की तरफ। मैं आपसे हमारे चैनल से रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा कि हमारी श्रृंखला ऐसी थी कि आखिरी के 2 प्रश्न हमारे चैनल के लिए हो। आपकी हिसाब से, क्योंकि आप हमारे चैनल को शुरू से लेकर अब तक देख रहे हो और कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिवसों में अपना 1 साल भी पूरा कर लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि हमने जिस मोटो के साथ अपने चैनल की शुरुआत की थी, हमारा उस मोटो था कि हम युवाओं को एक आवाज़ देंगे, और आज हमारे साथ मुझे लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं इस पर काम कर पा रहे हैं। हम उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, उन लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके साथ सीखने का काम करेंगे। लोग कुछ नहीं आता, जो इस फील्ड में नए हैं, तो क्या हम उस पर सही में सटीक साबित हो पा रहे हैं, कारगर साबित हो पा रहे हैं, या फिर अभी भी हमें कहीं ना कहीं सुधार, हम उस पर भटक रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? आपने जो शुरुआत की है, मुझे लगता है कि ये मीडिया एजेंसी से मैं थोड़ा आपको सच का सामना करा दूं, तो मीडिया एजेंसी से थोड़ा हर एक नवाचार या इवेंट कराने वाले संस्थान की तरह होते जाता है। लेकिन आप उस पर लगातार समाचार डालते हैं और लाइव करते हैं, वो आपके चैनल को काफ़ी ग्रो भी कर रहा है। तो आपको डेली न्यूज के साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि कुछ ऐसे अनसुलझे पहलू, कुछ अनकहे पहलू जो किसी ने नहीं सुने, जो किसी ने नहीं कहे, उसको जब आप उजागर करेंगे तो समाज का उससे हित होगा। और युवाओं को लेकर के आप बात करें तो नए वर्ष के विद्यार्थी जो आएंगे हमारे बीच, उनके लिए कोई कार्यशालाएं कराइए, उनको सिखाइए वीडियोस के माध्यम से। सबसे पहले कि आप अधिक से अधिक वीडियोस बनाइए, अच्छा काम करिए, साथ मिलकर के काम करिए। हम साथ चले तो जीतेंगे के सिद्धांत के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपका सभी दिल से आभारी हूँ। और आगे भी आपके साथ हम और भी बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपने स्थान ग्रहण करें। जो कि बात हो रही थी चैनल की, और अभी हमारे साथ एक वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे चैनल की शुरुआत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं अपने चैनल के बारे में बस 2 लाइनें बोलूँगा कि इंडस टुडे, पिछले महीने मैं दिल्ली यात्रा पे था, और वहाँ पे हमने काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात की। 4-5 दिन का कार्यक्रम था, मैं बहुत सी मीटिंग, और 2-3 बजे रात तक हमने मीटिंग की। इस मंच के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ कि बहुत ही जल्द इंडस टुडे एक बार फिर से एक नया इतिहास रचने जा रहा है, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी अपना कदम रखने जा रहा है। हम फिल्म इंडस्ट्री के, जो भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी पूर्वांचल संस्कृति है, उसके साथ हम काम करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास प्रपोजल भी आ चुका है। बस देर है हमारी टीम की हाँ करने का और साइन करने का। अगला हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी के तहत 5 राज्यों में, और आने वाले कुछ समय में खुद उसको बिहार लेके जाने वाला हूँ। 5 राज्य बता दूं: मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और कुछ ही दिनों में बिहार के अंदर भी अपना काम, अपना लोहा मनवाने के लिए इंडस टुडे बहुत ही जल्द जाने वाला है। मैं अपना माइक हैंड ओवर करता हूँ हमारे एंकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इनवाइट करते हैं सुजाना जी को। आइए। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक। क्या थोड़ा माइक पास रखेंगे तो हमारे साथ अगले की तरफ चलते हैं। हमारे साथ, क्योंकि देखिए कार्यक्रम जो था हमने जब तय किया था, मैं परिचय दूंगा आपका, तो हमने सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर से नहीं, बल्कि हमारे विश्वविद्यालय के जो कुछ अच्छे अपने अपने क्षेत्र में काम करें, उनको भी लेके एज अ प्रोफेशनल, ताकि हम लोगों को सीखने को मिले। तो मैं आपका परिचय बता दूं कि ये है शुभ दीदी, जो हमारे विश्वविद्यालय की सीनियर है, और हम सभी के आप लोग मुखातिब होते होंगे। ये न सिर्फ अभी शिक्षा ही ग्रहण करें, उसके साथ साथ हमारे देश की बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में अपने कार्य भी कर रही हैं, और इनके बारे में आप जानते समझते होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हस्तियां होंगी मीडिया को समझने के लिए। इनसे भी और भी हम लोगों से बात करेंगे मीडिया के बारे में। मैं सबसे पहले प्रश्न आपका ये होगा कि आज का ये कार्यक्रम, मैं आप काफी समय देख रहा था, नहीं है इसके पहले आपसे कभी नहीं किया था, आपने भी नहीं किया था। तो जब हमने
आपको बताया अपने इंटर स्टूडेंट्स कार्यक्रम के बारे में, तो इसको क्या लगता है कि जिस सोच के साथ आप यहाँ आए थे क्या वो फलीभूत हो पा रहा है? देखिए, अगर सच कहूँ तो आप लोग बहुत हिम्मती हैं, क्योंकि बैचलर्स फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आपकी टीम है और ये बड़ा इनिशिएटिव उठाना कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम करें, क्योंकि ये कार्यक्रम अक्सर बहुत बड़े होटल्स वगैरह में होता है, बहुत बड़ी टीम के साथ होता है, एडवर्टाइजिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर आपने इतना भी पुट टुगेदर किया है इस टाइम पर, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और जिस मकसद से मैं आई थी, शायद ये और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। जैसे आपने भी कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, चलिए मैगी कोल्ड कॉफ़ी अलग बात है, लेकिन यहाँ से सीख कर आप क्या जाएंगे वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो मीडिया है वो डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ रहा है, यानी अब एवरीथिंग विच इज़ वायरल, जो ज्ञान ने भी कहा, आजकल उसको खबर बनाया जाता है, जबकि पहले जो खबर होती थी वो वायरल होती थी। लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है, तो आपको ट्रेंड के साथ कैसे अडेप्ट करना है, आप ऐसा क्या इस नया कार्यक्रम में लाएं कि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़े, लोग आने के लिए गेट पर बिठाएं। तो ऐसी कोई स्पेशल बात, ऐसा कोई एक सेलिब्रिटी आप में होना चाहिए जो अगली बार से शायद आप और ग्रो करेंगे, तब मैं देखूँ। दीदी आपसे बात हो रही थी, बिल्कुल हम इस पे काम करेंगे। क्योंकि देखिए मुझे भी लगता है कि शायद विश्वविद्यालय में ऐसा, क्योंकि हमसे बड़े बड़े सीनियर्स हैं और मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि शायद अगर मैं छोटा करता हूँ, गलतियां करता हूँ, तो जो मेरे सीनियर्स हैं वो उस चीज को देख के उससे उसी आइडिया में थोड़ा फर्क करना चाहेंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जब हमारे टीम ने साहित्य संगम का उसका लॉन्च किया और उस पर काम करने की कोशिश की, तो हमारे विश्वविद्यालय में साहित्य को लेकर गाड़ी भर दी। बहुत से संगठन ने काम किया, बड़े बड़े चैनलों ने इस पे कार्यक्रम किया और अच्छा आवाज बना। फिर हम थोड़ा सा हो गया, मुझे लगता है शायद ये कार्यक्रम हमारा जो छोटा सा भी प्रयास था, ये जो चैनल था उस पे लेके जरूर अच्छा करेंगे, तो शायद हम जिस वो काम करेंगे। अभी मैं आपका टीम से बात कर रहा हूँ क्योंकि आपसे हिमाचल प्रदेश और मैंने तो हिमाचल प्रदेश से भोपाल तक का इसके बाद से बड़े बड़े मीडिया चैनल में। देखिए, पहले मैं करेक्ट करना चाहूँगी, मैं हिमाचल से नहीं, मैं हरियाणा से हूँ और मैंने 3 साल हिमाचल में पढ़ाई की है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद मेरी एबीपी में इंटर्नशिप लगी थी। 6 महीने मैंने एबीपी न्यूज़ में काम किया है। रुबिका लियाकत का जो 9 बजे शो आता था उसमें मैंने प्रोडक्शन में काम किया है। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ न्यूज़ रूम में रहकर कि शायद ये काम मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, क्योंकि रोज़ आपको वही बाइट्स काटनी है। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं रिपोर्टिंग के लिए बनी हूँ। तो उसके बाद 15 घंटे मैंने काम किया है, और ये चीज़ मैं थैंक्स करना चाहूँगी, कुछ बड़े बड़े पत्रकारों ने ये चीज़ देखी और उनको लगा कि शायद ये इंटर्नशिप रिपोर्टिंग में शिफ्ट होनी चाहिए। तो मैं पहले सुबह 7-8 घंटे जो है रिपोर्टिंग में जाती थी, एबीपी न्यूज़ के जितने भी रिपोर्टर्स थे उनके साथ पूरा दिन रहती थी, देखती थी कवरेज कैसी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग जाते हैं, कैसे सवाल पूछना है, क्योंकि आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है कि कब कहाँ कितना बोलना है। सबसे बड़ी चुनौती ये है। उसके बाद इंडिया न्यूज़ में मैंने काम किया है, 1 साल मैंने इंडिया न्यूज़ में काम किया है एज अ फील्ड रिपोर्टर, और मैं बाइलिंगुअल रिपोर्टर भी रही हूँ। न्यूज़ एक्स जो चैनल है, इंग्लिश चैनल है, तो मैंने दोनों में रिपोर्टिंग की है। तो मैंने एक सिमिलैरिटी पाई है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, और अगर देखिए, एक कड़वा सच ये है कि जो आपके एडिटर की विचारधारा है, आपकी भी वही विचारधारा ऑन स्क्रीन रिफ्लेक्ट होती है। अभी हम बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन है। लेकिन आपको स्पेसेस मिलते हैं, हल्के हल्के स्पेसेस मिलते हैं, जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आप जब लाइव एंकरिंग करते होंगे, तो वो जो स्पेस मिलता है, आप उसमें तुरंत अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं सामने वाली पार्टी की या किसी भी चीज़ की। लेकिन उसके लिए आपको खुद अवेयर होना ज़रूरी है, और एक कमी मुझे अपने विश्वविद्यालय में लगती है कि तमाम तरीके के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि पत्रकारिता के बच्चों को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि एक गोली है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, साइंस, सबको थोड़ा तुरंत सबका छांटना पड़ेगा, तभी आप कुछ बड़ा बन पाएंगे। और ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ ये भी नहीं पता होगा कि पार्लियामेंट की सीट्स कितनी हैं, कितने हाउसेस हैं, विधान परिषद कितनी है। तो आप जब तक मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक क्रिएटर बन के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर से खोखले होंगे और बाहर से चमक आ रही होगी, तो इस बात का कोई फायदा नहीं। मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आज के समय पत्रकारिता में महिलाओं के सामने कौन कौन चुनौती है, और क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया है अपने अनुभव में? देखिए, सच बताऊं तो
लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप महिला हैं तो आपके लिए चमकना बहुत आसान है। थोड़ा बहुत सच है भी इसमें, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। जैसे एक बार मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी चैनल का, मैं लाइव कहीं कर रही थी तो मैंने कुछ पिंक कलर का कोई कुर्ता पहना था, तो पीसीआर से मुझे कहा कि पिंक में क्या बवाल लगती हो। तो ऐसी चीज़ें, और उसी वक्त मैंने तुरंत हमने चैनल हेड को फ़ोन किया कि इस तरीके की बातें हुई। तो बतौर महिला आप किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो एक ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एज जो है वो मेल रिपोर्टर्स का रहता है, ये एक सत्य है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जगह नहीं बना सकते, आप अपने ज्ञान से अपनी जगह बना सकते हैं। और एज अ फीमेल, जब मैं फीमेल, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग में ज़्यादा काम किया है, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं बाढ़ आ गई तो आप फीमेल रिपोर्टर्स को नहीं भेज सकते, या कहीं वॉर जोन है तो आप नहीं भेज सकते। लेकिन अब मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि अब वो सारी धारणाएं ध्वस्त हो गई हैं। अब आप तमाम बड़े रिपोर्टर्स को, किसी भी फीमेल रिपोर्टर्स को वॉर जोन में देख सकते हैं, किसी भी इवेंट में देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले अंदर से बहुत मजबूत होना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ कर पाएंगे। आज के समय में मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर जब मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे अभी पहलगाम हमले के बाद बड़े बड़े टीवी चैनल दिखाया कि भारत ने पाकिस्तान पे कब्जा कर दिया, भारत ने पाकिस्तान को खत्म ही कर दिया। तो इस चीज को लेके इंडिया टुडे को इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आने वाले समय में किन अहम कार्य, मतलब किन चीजों पर काम करें जिससे विश्वसनीय वो बनाए रखें? देखिए, जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो, कोई वॉर जोन हो, या फिर जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर का टाइम था, तो ऐसे टाइम पे हमें बहुत जल्दी रहती है कि हम कैसे खबर चला दें। तो कभी कभार हमारे सूत्र भी गलत हो जाते हैं, और ये सूत्र गलत होने का एग्जाम्पल सबसे बड़ा पहलगाम आतंकी हमले के बाद था, जब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मीडिया चैनल्स को फटकार लगी थी कि आप अकाउंटेबल रिपोर्टिंग करिए। क्योंकि कोई कह रहा था कि कराची पे कब्जा हो गया, कोई कहीं कब्जा कह रहा था, लेकिन इस टाइम पर आपको जो आपके सूत्र हैं वो आप कोशिश करिए कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो भी ऑथेंटिक खबर आए उसी को चलाइए। ये खबर नहीं कि भाई पाकिस्तान पर यहाँ कब्जा हो गया, बाद में पता लगा वो सारी न्यूज़ फेक है, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत सवाल उठते हैं। तो जो भी ऑथेंटिक हो, आपका ऑथेंटिक सूत्र हो, ऐसे टाइम पे नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे कहीं बाढ़ आ गई तो ऐसे टाइम पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनके आप संपर्क में रहिए, बतौर इसके कि भाई किसी से भी आपने टीआरपी के लिए कोई भी खबर चला। इंडिया टुडे के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, उसको अपने लिए विकास के लिए या फिर काम कैसे करना चाहिए आने वाले समय में? देखिए, मुझे लगता है कि 2 से 3 आप बहुत बड़े चेहरे बना सकते हैं, और आपको इसकी ब्रांडिंग खुद करनी पड़ेगी। साथ ही में आपको अपने टीम वालों को भी ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखती थी क्योंकि आप सभी अभी इंटरमीडिएट स्टेज पर हैं कि बोलना कैसे है, कैसे, और अब बाइलिंगुअल रिपोर्टिंग की तरफ बढ़िए। अभी ऐसी कई जगहें होती हैं जहाँ आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, तो आप बाइलिंगुअल रिपोर्टिंग की तरफ बढ़िए। साथ ही में अपने जो भी आप जितनी भी आपके ग्रुप है उनको ट्रेन करिए कि और बेहतर कैसे बना जा सकता है। मैं देखती हूँ कि अगर कोई भी कॉन्क्लेव होती है किसी बड़े होटल में, तो सारे माशाल्लाह के बच्चों का उद्देश्य मोस्टली यही रहता है कि वहाँ जाकर खाना खाया जाए। बहुत कम लोग ये देखते हैं कि वहाँ से मैं क्या सीखूँ। आप ये देखिए कि एंकर सवाल कैसे पूछ रहा है, बैक स्टेज क्या बात हो रही है। तो आप खुद भी अपनी टीम को भी ट्रेन करिए, और अभी बहुत इंटरमीडिएट स्टेज पर हैं आप, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपसे फिर से होगी और आप हमारे चैनल में पधारे इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए समय की ये पाबंदी है, इसलिए मैं अपने एंकर साहिबा से गुजारिश करूंगा, आप बैठिए, मैं आगे का स्टार्ट करता हूँ। आशीष भैया से मैं अनुरोध करूंगा कृपया अगले सेशन के लिए आप मंच पर आए। सबसे बुजुर्ग है भैया हमारे पूर्व नौजवान है भाई। मैं ऐसे तो अपने भैया का जो काम है वो किसी न किसी भी अपने साथी के अकाउंट पे देखा ही होगा, तो मुझे लगता है कि शायद भैया का प्रोफेशन बताने की किसी को जरूरत है। तो आपको बता दूं कि हमारे साथ आशीष कुमार पांडे भैया हैं, और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अनुभवी, अभी मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा यही है अपने फील्ड के, बहुत ही, और इंसान को बहुत कुछ सीखेंगे, हमारी टीम भी बहुत कुछ सीखेगी। मैं अपनी टीम से खास करके गुजारिश करूंगा, जो हमारी वीडियोग्राफी टीम है, फोटोग्राफी टीम है और ओवरऑल टीम है, आज इस सेशन से आपको और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। भैया मैं चाहूंगा कि आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या बचपन से आपका जो रुचि था वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी था कि कुछ और था? नमस्कार सभी।
अभी तक जितने हमारे सभी को मैंने बोला कि माइक थोड़ा पास कीजिएगा, भैया ने इस बात को भी समझा है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। बचपन में तो मुझे डॉक्टर बनना था। जैसे हमारे आसपास के सारे घरों में सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है, तो बचपन में मुझे डॉक्टर ही बनना था। फिर वो 8वीं 9वीं तक पहुंचते पहुंचते समझ में आया कि बायो अपनी अच्छी है, पर फिजिक्स अपन कभी नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के डर से हमने जो है छोड़ दिया, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। फिर किसी ने कहा कि यार तुम्हारा, क्योंकि मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से आता हूँ, फादर मेरे फौजी हैं, तो मैंने सोचा कि एनडीए करते हैं। एनडीए करने का सोचा तो फिर वो फिजिक्स ने हाथ रोक लिया, तो मैंने छोड़ दिया। मैं चलो कोई बात नहीं। तो 10वीं में मेरे 62.4% नंबर आए। जी तो मैंने फिर अपना पूरा स्ट्रीम चेंज कर दिया। मैं बायो वायो छोड़ छाड़ के मैं आर्ट्स में आ गया। जी आर्ट्स में कहीं इतिहास रटना था, तो शुरू से रटते रहते, कोई दिक्कत थी नहीं। तो ग्रेजुएशन की जब बारी आई तो मेरी बैक आ गई थी उसमें, इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वहाँ भाई मैथमेटिक्स मेरे को रोक लेती थी। तो जो अच्छे कॉलेजेस थे उन सबके पेपर भरे जा चुके थे, जी और मेरे पास कुछ गिने चुने ऑप्शंस थे। मुझे वैसे मतलब जवान होने के बाद तो मुझे लांगड़ी बनना था, मैं शेफ बनना चाहता था। तो उसी का मैंने फॉर्म वॉर्म भरा था। जी मेरे ताऊ जी ने पिताजी से कह दिया यार मतलब खाना बनवाओगे। उन्होंने यार मुझे कहा कि नहीं भैया तुम लांगड़ी तो नहीं बन सकती, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तो मेरी दोस्त थी, वो पेंटिंग में उसने अपना बीएफए भरा हुआ था। उसने कहा हमारे कॉलेज में ही फोटोग्राफी का एक कोर्स है, 3 साल का बैचलर्स है, तो उसने कहा वहीं से पढ़ दो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वही होगा। मैंने कहा बात सही है, फोटोग्राफी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे फादर ने अपनी पहली कमाई से कैमरा ही खरीदा था, और कैमरा से मैं एकदम बचपन से खेल रहा था, और खेलते खेलते एक बार उसमें नेल पॉलिश भी लगा दी थी। फिर मेरे फादर एक बार नेपाल गए थे 1 महीने की यूएन मिशन की प्रोग्राम में, तो वहाँ से याशिका का कैमरा लेके आए थे। तो मैं अक्सर जब पैसे वैसे इकट्ठा हो जाते थे मैं उसके रोल खरीदता था, और जो भी जैसा अच्छा लगे मैं शूट करता रहता था। तो फोटोग्राफी मैंने कहा यार अच्छा ऑप्शन है, कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पढ़ी, मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। जी तो वहाँ हम लोग रोल वगैरह डेवलप करना सीखते थे, कैसे फोटो डेवलप की जाती है, कैसे एनलार्जर वगैरह यूज़ करते हैं। तो थियरी और प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे थे। फिर मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखा, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि अब चलो फिर से डिफेंस बुला रही है, एक मौका मिल गया है। हालांकि एसएसबी क्या वो अनसक्सेसफुल रहा, उसी साल पिताजी रिटायर हो गए। तो मैंने कहा वो अचानक से नाजुक कंधों में फिर से वजन आ गया कि घर संभालना है। मैं फिर हमने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की मेरे एक दोस्त के साथ लखनऊ में। और सवाल क्या था क्या बचपन से वही रुचि थी आपकी? सही जा रहा है। जवानी तक पहुंचते पहुंचते फिर फोटोग्राफी करते करते, क्योंकि मैं लखनऊ में, हम लोग बेस हुए तो लखनऊ में पैसे नहीं मिलते थे। मैं किसी से कहता था 5,000 रुपये लगेंगे, तो कहते रहे यार फोटो खींचने का 5,000 रुपये क्या करोगे ऐसे। तो करते कराते मैं थोड़ा सा अपना फील्ड मैंने चेंज कर लिया, एडवर्टाइजिंग करने लगा, मार्केटिंग कुछ चीज़ें बेचने लगे। जैसे हम लोग प्रिंटिंग बेचते थे बेसिकली, उसमें जो मुझे मौके मिलते थे, जैसे इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी का मुझे बहुत शौक था। तो कुछ हम लोग इंडस्ट्रीज को पिच करते थे कि आपके हम जाके फोटोज खींच देंगे, 1500 रुपये दे दीजिएगा, और बाकी उधर से अपना जो भी हम प्रिंट करते थे उसमें मैक्सिमम मार्जिन निकाल लेते थे। तो अपना फोटोग्राफर भाई जिंदा रहता था थोड़ा थोड़ा करके। फिर मैं वेडिंग्स करने लगा। वेडिंग्स में मुझे बहुत मज़ा आता है, और जो भी फोटोग्राफर्स होते हैं उनको वेडिंग्स करनी चाहिए, क्योंकि आपको रॉ इमोशन शूट करने को मिलता है वहाँ पे। और बाकी सारी विधाओं में तो क्या रीटेक होता है, जैसे आप किसी का पोर्ट्रेट सेशन कर रहे हैं तो वहाँ रीटेक कर सकते हैं, कोई शॉट नहीं समझ में आया तो दोबारा पोस्ट कर दो। वेडिंग्स में क्या होता है, सब वन टाइम को होता है, एक बार दुल्हन इधर देख रही है, हंस रही है, उधर पलट गई तो फिर कुछ नहीं है, दोबारा नहीं पलटा सकते। 1-2 बार कर भी सकते हैं, फिर लंबा नहीं। तो फिर वेडिंग्स करते करते आगे आगे फिर मुझे पोर्ट्रेट्स में इंटरेस्ट आने लगा। और एकदम इनिशियली तो मैं थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ भी करता था, पर पैसे थे नहीं तो वो लंबे वाले लेंस कभी खरीद नहीं पाए। छोटे लेंसेज से क्या कितना ही चिड़िया पकड़ेंगे। लखनऊ से भोपाल तक की आपकी यात्रा कैसी रही, और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय को चुनने का क्या तो रीजन था? बड़ी अचानक यात्रा है। मैं मेरे क्योंकि पिताजी फौज में थे,
तो 8 शहरों में पला बड़ा हूँ और भोपाल मेरा 9वां शहर है। तो एक मैं बैठे बैठे सोच भी रहा था कि आपको आके सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जी। तो सब भले 2 पिज्जा कम खाइए एक महीने में, और घूमने जरूर जाइए। अगला हमारा यही कार्यक्रम है। जितना आप घूमेंगे उतना आप सीखेंगे, और घूमने जाइए एसी से नहीं, जनरल से, क्योंकि जब आप एसी से जाते हैं ना तो वहाँ वो राजधानी वगैरह में चलेंगे तो हाउ में हेल्प यू होता है, उसमें मजा नहीं आता है। जी। मजा आता है जब जनरल में बैठते हो, कहाँ जाइबा, ये बात अच्छा है। क्या करेला है, वो जो मजा है ना उसमें यू कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि जर्नलिज्म एक पीपल्स जॉब है। जितना आप लोगों से जुड़ेंगे उतनी कहानियां बनेंगी, और कहानी और किस्से जो होते हैं ना यही चल करके आपको आगे ले जाएंगे। मेरा दोस्त कहता था कहानियां ही नजरिया बदलती है, तो उस पर काम करिए। आजकल के समय में देखते हैं कि हर कोई मोबाइल से शूट कर रहा है। आप फोटोग्राफी को कला की तरह कैसे देखते हो? क्या लगता है कि फोन से शूट करना आसान है कैमरे से शूट? बिल्कुल आसान है। फोन से शूट करने के लिए आपको सिर्फ बटन दबाना है। हाँ, कुछ लोग काम अच्छा करते हैं जो फोन से भी अच्छा काम करते हैं, और फोटोग्राफी की जो स्किल्स हैं और जो टेक्निक्स हैं उनको फोन पे भी यूज करते हैं। लेकिन अगर आप कैमरा पे काम करेंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे, और मतलब चीज़ों को अच्छा निकाल के ला पाएंगे। और एनीवेज कोई सा भी फोन आप खरीद लीजिए, किसी भी मिड रेंज कैमरा से अच्छी फोटो नहीं खींच पाएगा। जो क्लैरिटी आपको कैमरा देगा वो फोन नहीं दे पाएगा। आज के समय में किसी भी क्रिएटर्स के लिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सबसे ज्यादा, तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आप क्रिएटर्स को क्या सुझाव देना चाहिए? उनको किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? इमोशंस कैप्चर करिए, मतलब मीडिया के परिपेक्ष में तो मैं नहीं कहता, लेकिन बाकी चीज़ों में आप इमोशन कैप्चर करिए। मीडिया में भी जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं तो इमोशंस बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग हैज टू सेल। आप जो पिक्चर्स या वीडियोग्राफी करते हैं उसको बिकना है कहीं ना कहीं, तो बेचने लायक बनाने के लिए आपको उसमें इमोशन डालना पड़ेगा। विभिन्न मंचों पर आपने अपने विजुअल काम को प्रस्तुत किया, तो ये आपके लिए कितना बड़ा अवसर था? क्योंकि विभिन्न मंचों पर आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए आपके लिए कितना बड़ा अवसर था, और इसको आप कहाँ देखते हैं अपने पूरे कैरियर में, अभी तक का जो आपका सफर रहा है? पर तो बहुत छोटा रहा है और ठीक ठाक काम कर लिया है। मुझे आज भी याद है, मैं बिल क्लिंटन को शूट कर रहा था। उनका एक दिन के लिए ऑफिशियल फोटोग्राफर था, जब वो लखनऊ में जबरौली गांव को अडॉप्ट करने के लिए आए थे। तो वहाँ मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि वहाँ एक विदेशी फोटोग्राफर भी था और हम भी थे, और एक बंदा दिल्ली से भी हायर हुआ था। तो बारीकियों को आपको सीखना है। जैसे कोई काम, जैसे सप्तऋषि काम कर रहे हैं, तो आप में से पीछे जो बैठे हैं वो ये नोटिस करिए कि कैसे काम कर रहे हैं और क्या कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार कभी ऐसा कैमरा कर लेते हैं, कभी ऐसा कैमरा कर लेते हैं, कभी इस तरफ चले जाते हैं, कभी उस तरफ चले जाते हैं। तो थोड़ा ये सीखने की कोशिश करिए दूसरों को देख करके। इंडिया स्टूडियो के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हमें अपने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को कैसे बेटर करना चाहिए? घूमने जाइए पहले। आप लोग सब बहुत जल्दी चैनल बनने की कोशिश करने लगे हैं, मतलब ठीक है आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन अभी आपको घूमने की बहुत जरूरत है। बहुत कम उम्र है, बहुत कुछ सीखने को बचा हुआ है। कुंठित मत होइए कि छोटा सा यही काम करना है या यही करना है। 5 ही राज्य में आप यूएस तक जाइए, पूरे भारत में आपका फ्रेंचाइज होना चाहिए, कैलिफोर्निया में आपका हेड ऑफिस होना चाहिए, क्या दिक्कत है? अल जजीरा कॉपी करिए। इंडिया स्टूडियो के लिए आप कोई टिप्स, आने वाले समय में हमें किन विषयों पर ज्यादा? आपकी टीम में थोड़ा कोऑर्डिनेशन कम है, वो थोड़ा बढ़ाइए। मतलब मैं आज के इवेंट से नहीं आपको जज कर रहा हूँ, पहले से भी थोड़ा मैंने सुना है, मैंने देखा कभी नहीं है, टीम से इंटरेक्शन भी मेरा कभी नहीं हुआ है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बढ़ाइए, कंटेंट पे काम करिए। अभी आपका कंटेंट थोड़ा वीक है, मतलब जो लिखता है आपकी टीम में वो अच्छे लोग डेवलप करिए, जो है उन्हीं को डेवलप करिए, उनको पढ़ाइए, लिखाइए, फिल्में देखिए। जैसे मैं पढ़ नहीं पाता, मैंने 2 साल यहाँ रह करके मेरे ख्याल 4 या 5 किताबें इशू कराई थी, उनमें भी 17-18 पन्ने से ऊपर कभी नहीं पढ़ता है। लेकिन मैं फिल्में देखता हूँ रोज़। मैं सोने से पहले भले किसी भी वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देखूँ, या कोई भी फिल्म आ रही तिहाई आधा घंटा, जितने देर नींद नहीं आए, देखता ज़रूर। और जो वीडियोस पे काम करने वाले हैं, फोटोज़ पे काम करने वाले हैं, वो दूसरों को काम को ज़रूर देखिए और एक क्रिटिक की तरह देखिए कि उसने ये चीज़ ऐसे कैप्चर की तो क्यों की होगी। और जैसे फिल्म है, फिल्म चलती है तो उसकी कहानी साथ साथ चलती है।
जो आपके यहाँ कंटेंट लिखने पढ़ने वाले हैं वो समझें कि कहानी कैसी है। जैसे इंडियन सिनेमा में पास बहुत कहानी नहीं है, बॉलीवुड जो है, जो सलमान खान की कोई सी फिल्म उठा लीजिए पिछले 7-8 सालों में, एक जैसी घिसी पिटी सारी कहानियाँ। लेकिन आप साउथ की फिल्में देखिए, आप जो है हॉलीवुड की फिल्में देखिए, गजब की कहानी है। उनके एंगल्स देखिए, वो कहानी को एकदम उल्टा शुरू करते हैं। प्रेजेंट डे शुरू करते हैं, पीछे कहानी सुना देते हैं, पीछे शुरू करते हैं, कहीं बीच में ले जाते हैं। आप जुड़े रहते हैं उससे। आपकी टीम को कंटेंट पकड़ने की बहुत जरूरत है। यही मेरी बहुत सलाह है। बहुत शुक्रिया भैया। देखिए आपने जो भी हमें मार्गदर्शन दिया, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत हमें शुक्रिया यहाँ भैया। बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि मुझे स्टेज फेयर बहुत ज़्यादा है, मैं स्टेज से बहुत कम बोल पाता हूँ। आप मुझसे मिलेंगे, मुझसे 1-to-1 बात करेंगे, मैं आपसे 4-6 घंटे बात कर सकता हूँ। इतनी कहानियाँ सुनाऊंगा कि आप थक जाएंगे, क्योंकि आप सब मुझसे कम से कम 15 साल छोटे होंगे, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं। मतलब राघव जी को छोड़ के मेरे सबसे नजदीक जो है वो अमित जी हैं, ये मुझसे 10 साल छोटे हैं। नहीं, लेकिन बाकी सब लोग तो सच में छोटे हैं। तो अगर आप सब स्टेज फेयर ना पसीना थोड़ा तेज होता है, तो आप मुझसे कभी भी कनेक्ट करिए। मेरा इंस्टाग्राम पे क्लिकर पांडे मेन पेज है, नंबर है 9369478520। कभी भी आप मुझसे मिलना चाहें, लखनऊ में भेज दूं, आप आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा हरिओम कर रहा है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इतनी कम उम्र में मतलब कितने बड़े भाई हैं। वेट कर लेगा 19 साल का है, तब इतना अच्छा काम कर रहा है। 40 साल छोटा है। नहीं, मैं वैसे जब माखनलाल का जन्म हुआ था उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अब मैं बुलाना चाहती हूँ अमित जी को। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले मतलब सबका डिमांड है कि पहले आप कविता से शुरुआत करें, तो 1-2 कविता बोल दीजिए। कविता तो हमारे बीच में साहित्य के कई बड़े दिग्गज राघव भैया बैठे हैं, उद्यांश बैठा हुआ है, विश्वजीत जो शानदार लिखते हैं। और जब कुछ आदमी लिखता है तो लिखने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें विश्वजीत ने बहुत ही सफेद झूठ बोला है, जिसको मैं आगे चल के अभी थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा कि क्या कारण हो सकते हैं। राघव भैया बखूबी समझ रहे हैं, तो ध्यान से भी तो बस मैं इस मंच पे हूँ, तो बस 2 लाइनों के साथ यही शुरुआत करेंगे कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो एक नया दीवानापन, नए तरह की आशिकी जो पैदा करने की कोशिश हरिओम भाई ने की है, उसके लिए उनको, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम जो है आयोजित किया। और इतने सारे जो अपने बड़े भाई हैं और जिनसे आपका कभी इंटरेक्शन नहीं होता है, जो आपसे छोटे भी हैं, जो बड़े भी हैं, उनको इस आंगन में बैठाने की कोशिश की, जिससे एक दूसरे को लोग समझ पाएँ, देख पाएँ, जान पाएँ कि किनके अंदर क्या काबिलियत छुपी हुई है। और हर आदमी के अंदर एक अपना बेताज बादशाह छुपा हुआ है, जिसे जानने की ज़रूरत है। तो बहुत धन्यवाद, और शानदार कर भी रहे हैं। बाकी और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने सबको सुना, हम भी थोड़ा विद्यार्थी के रूप में ही कुछ बोलने का प्रयास जरूर करेंगे। पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो चैनल है उसको मतलब स्थापित करने का एक रणनीति क्या, पहले स्टार्टिंग कैसे? रणनीति कुछ नहीं थी, बेरोजगार सब सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था। तो फिर ये तय किया कि पत्रकारिता का जो मानक है इस समय, और आप पत्रकारिता जैसा हो रहा है उसको देख करके तो मन में एक अकुलाहट थी। विश्वजीत यहाँ सामने बैठा हुआ है, आशीष भैया, इन लोग उस समय
मैं उस फ्रेम में फिट नहीं बैठता था, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर था और अभी भी कमज़ोर हूँ। एक विद्यार्थी के रूप में रोज़ सीखने और समझने की कोशिश करता रहता हूँ। तो क्लास का सबसे पिछड़ा हुआ बच्चा था मैं, तो मुझे उसमें उस मुहिम में जोड़ने का इन लोगों ने प्रयास किया और साथ आए, और हम लोग लगभग उस चैनल के बारे में पूरी कहानी विश्वजीत और आशीष भैया और भी हमारे टीम के साथ मेंबर हैं सप्तऋषि जी, जो आपको कैमरे पे हमेशा दिख रहे हैं काफ़ी मेहनत करते हुए। तो सबकी एक सोच थी, ये लोग काफ़ी बड़े कॉलेजों से आए हैं, पढ़ करके काफ़ी अनुभव रहा है, टाइम्स नाउ में विश्वजीत काम किया है। तो इन सब सारे लोगों का अनुभव, मुझे लगा कि एक बेहतर प्रयास और एक नई दिशा में हम लोग काम कर सकते हैं, और आने वाले समय में एक कॉलेज छोड़ते वक्त एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिस पे हम काम कर पाएँ और लोगों को भी जोड़ पाएँ, ये सब सोच था। और पत्रकारिता में आप देख रहे हैं नौकरियों की कितनी कमी है। राघव भैया खुद उस फील्ड में है, हर रोज़ फ़ोन करना पड़ता है कि भैया कोई अपना साथी है बोल दीजिएगा, हो जाए, अपना रेफरेंस के कुछ होता नहीं। तो ये सब सारी समस्याओं को लेकर के वो सोच शुरू हुआ था और वो चल रहा है। ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके जो कंटेंट होते हैं इसका पहले से देखिए, पत्रकारिता में बेरोजगारी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक अलग लीग है। एक समय होती थी जब पत्रकारिता का एक अपना रूप होता था, जब माध्यम कम थे। अब आपके पास माध्यम का एक बड़ा जो है बाजार है। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम क्रिएटर्स हम लोगों के बीच में आए थे, और जो ये लोग कर रहे हैं, जरूरी नहीं टीवी में जाए, तो बड़ा बाजार है। तो पत्रकारिता का दायरा छोटा नहीं, आपके अंदर अगर ईश्वर में वो प्रतिभा है, वो मेधा है, तो आपको नौकरी भी मिलेगी और काम भी मिलेगा, और स्वयं का स्टार्टअप भी करके आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं आपके कंटेंट के बारे में पूछ रही थी कि उसका मतलब किस बेस पे आप डालते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ का आजकल देख रहे हैं आप, तो ब्रेकिंग न्यूज़ के दौर में आप कुछ अलग कैसे? देखिए, इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि अगर मैं किसी चैनल की बात करूं तो आपके पास उतना अनुभव और उतनी चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप सोचते हैं कि सब कुछ डालें। डालने के बाद फिर आप उसको चैनलाइज करते हैं कि क्या अच्छा रीच जा रहा है, क्या आपको करना है। हमारा जो सोच है, हम लोगों ने जो एक न्यू रखी, उसको न्यूज़ के फॉर्म से हम लोग धीरे धीरे पॉडकास्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। पॉडकास्ट ही उसका मेन उद्देश्य है कि न्यूज़ हम करेंगे, लेकिन जो बड़े खबर हैं, जो ऐसे आते हैं डेली बेस न्यूज़ का कोई हमारा ऐसा ध्येय नहीं है। पॉडकास्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्री, जो जैसे अभी बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि जो छुपे हुए चीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करना, तो ये सब चर्चाएं हैं। और पॉडकास्ट जो बड़ी हस्तियां हैं अपने बीच के जिस मंच पे अभी देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, ये मंच अगर मैं कहूँ तो हम ही लोगों के बीच में, वो लड़का जब आया था तो नवोदय विद्यालय से आया था, तो लगता था कि मतलब क्या ही है। लेकिन आज के दौर में आप देखिए, मैं राघव भैया के कई चैनलों में काम करती हूँ, विश्वजीत उद्यान, और बड़े भोपाल के कई बड़े क्रिएटर, अभी भोपाली पॉइंट के भैया बैठे हुए हैं, तो कई बड़े बड़े लोग इस सोच के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सोच बढ़ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को चैनलाइज करके चलें। हाँ, ऐसे लोग जब बैठ के, हमारे जैसे लोग जब आपके साथ बैठ के बात करते हैं, किसी चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, कुछ कहने का प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को मौका देना भी एक बड़ी बात है। तो हमारा भी प्रयास है कि हम सबको एक साथ एक मंच पे लेके आएंगे, मौका देंगे, अपने बीच के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको लाने का काम करेंगे, उनसे बातें करेंगे, और बहुत सारे अपने आने वाले लोगों के लिए अच्छे कंटेंट, अच्छी जानकारी जो छोड़ के जाएंगे। हमारा तीसरा सवाल ये है कि आज के डिजिटल पत्रकारिता के युग में जहाँ हर कोई रिपोर्टर बन गया, क्योंकि वेब के जरिए हर कोई अपना रिपोर्ट लिख सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम लिख सकता है, तब नैतिकता और जिम्मेदारी की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, नैतिक जिम्मेदारियां तो अगर मैं नैतिक जिम्मेदारियों की बात करूं तो घर में भी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। जब आज के दौर में माँ बाप को बच्चे छोड़ के आ रहे हैं वृद्धाश्रम में, तो भी नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं पत्रकारिता में इतना बड़ा अनुभव नहीं रखता कि उनके कुछ नैतिक जिम्मेदारियों की बात कर सकूं, सबका अपना मानक है। सोफिया के भी कंटेंट खूब सारे देखे जा रहे हैं, सबके इंस्टाग्राम में स्क्रॉल हो रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो कंटेंट का कोई मानक नहीं है। और मैं ऐसा, मतलब मेरा ऐसा सोच है कि आप जो बनाते हैं उसमें जो थोड़े बहुत मानक है कि आप कुछ ऐसा बनाएं कि आप अपने परिवारों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ बैठ के देख पाएँ, और जब आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपकी उस वीडियो को, उस लिखने के फॉर्म को, या कविता को, या शेर को, या शायरी को सुने, तो सर उठा के कह सकें कि मेरा बाप है, मेरा भाई है, या मेरी बहन है। मैं यही मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवालों का सिलसिला खत्म करते हैं। एक लास्ट, आप इंडस टुडे चैनल को, मतलब अभी इतने सारे चैनल्स हैं, फिर इंडस टुडे को अलग देखते हैं, नहीं देखते हैं, या फिर अगर देखते हैं तो क्यों देखते हैं? कुछ मंथन नीचे चल रही है साथियों द्वारा। मैं मेरी 4 पंक्तियां इंडस टुडे के लिए मैं कहूँगा कि क्या
सुबह क्या शाम सफर में होता नहीं आराम सफर में, क्या सुबह क्या शाम सफर में होता नहीं आराम सफर में, और कर्म तेरे निश्चल हो जाए जिस दिन सबरी माई सी, मिल जाएंगे तुझको भी रघुकुल रघुनंदन राम सफर में। तो ये मेरी 4 पंक्तियां इनके लिए है कि आप अपना कर्म करिए और उस तरह से अपने रोल को निभाइए। आप तय मत करिए आपको कहाँ जाना है, आपको काम करने की जो आपकी अदा है वो हमेशा बरकरार होनी चाहिए। आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर एक लंबे रेस के घोड़े की तरह आप दिखेंगे। और इतने सारे लोग अगर देख रहे हैं, अगर एक एक लोग एक दिन में एक बार आपको शेयर करेंगे तो मुझे लगता है एक एक लोगों के पास कम से कम हजारों का ग्रुप होगा, 1000 लोग जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ी सोच को, और ये इंडस टुडे को बढ़ाने के लिए, इंडस टुडे ये सिर्फ मात्र आपका चैनल नहीं, ये मेरा परिवार भी है। जितने लोग बैठे हैं एक परिवार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी नौकरी छोड़ के 4-4, 5-5 घंटे से। तो आपने जिस मोहब्बत से हमें बुलाया, उसी मोहब्बत से आपके इस मंच में हम लोग बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये सब एक औपचारिकता है, लेकिन ये परिवार है, इसको बढ़ाने की कोशिश आपकी टीम के साथ साथ हम लोग भी करेंगे। और जितने सारे लोग देखेंगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हरिओम भी छोटा भाई है और सबका आशीर्वाद और प्यार लेके साथ चलने से, और मीडिया फील्ड में माना जाता है क्या कि जितने सारे कंटेंट है उन्हें जिंदा रखिए। और अपने जो बीते हुए पिछले दिनों में जो आपके साथी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत बार ये रियलाइज़ करता हूँ, मेरे दिमाग में चलता रहता है कि जो पीढ़ी अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करती, उसको समझ लिए वर्तमान भूत की बात आप छोड़ दीजिए, वर्तमान का भविष्य भी रास्ता और मार्ग देने से मना कर देता है। तो इसलिए अपने पीछे जो लोग हैं उनसे जुड़े रहिए, उनसे सीखिए। और सबसे बड़ा चुनौती है आज के दौर में कि एक मैं देखता हूँ फोन, जब विश्वजीत मेरे साथ रहता था तो मुझे कभी प्रदीप याद आते हैं कि मुंबई की एक छोटी सी चौल से निकलते वक्त जब वो देशभक्ति की गीत लिखी गई थी, मेरे वतन के लोगों, तो उस कवि के पास कोई डिजिटल माध्यम नहीं था। और सिगरेट का एक खोखा नीचे गिरा हुआ था और जमीन से उठा करके उन्होंने वो गीत लिखी। और वो गीत इस देश में, चाहे वो जाने वाली पीढ़ी है चाहे आने वाली पीढ़ी है, सबके जुबान पे वो गीत अमर है। तो लिखने की जो कला है, जो पढ़ने की कला है, उसे जिंदा रखना होगा। कि आपके अंदर कोई रात को अकुलाहट होती है, कुछ लिखने की कोई विरहणी आपके अंदर बहुत करुण स्वर में अगर रुदन करती है, उसकी व्यथा को लिखने के लिए आप कलम को उठाएं और किसी पेज पे उतार दें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास हो जाए। यही सबसे अच्छी कला है। अब मुझे थोड़ा आपसे देखिए, क्योंकि काम सब पूरा टीम मेंबर्स कर रहा है, तो उनको अप्रिशिएट करने से तो वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। बच्चों को ऐसा होता है ना कि थोड़ा अगर कोई बोल दिया अच्छा है तो और अच्छा करते हैं। तो मेरे टीम मेंबर्स के लिए आप क्या कहेंगे? टीम मेंबर्स मैं देखता हूँ कि लगातार जितने लोग हैं, हरिओम को इंक्लूड करके आपके जितने साथी हैं, और कभी भी किसी चैनल को आप अकेले नहीं कर सकते। और बूंद से घड़ा भरने वाली कहानी है। तो जितने लोग हैं ये सब नए लोग हैं, और नए लोगों में जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है। ये लोग अगर इनको आप 1 साल में देखेंगे, आने वाले समय में इनके अंदर वो ऊर्जा, इनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकते हैं। इनके पास वो एनर्जी है वो काम करने की, और वो सीखने की जो कला, एक क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने की। लेकिन जानने की जो एक फहरिस्त है, जो एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला में हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, आपके अगर सर के बगल में रात को किताब नहीं होती है और आप लिखने को बुलाते हैं और पेन से अगर आप नहीं लिखते और डिजिटल का ही हमेशा उपयोग करते हैं, तो शायद आप उस फहरिस्त में बहुत पीछे छूट जाएंगे। जब रात को अकुलाहट हो 2 बजे रात को, तो आपके सिरहाने एक कलम और एक कागज हो, और जिस दिन आप अपना कमरा साफ करें तो 10,000 पन्ने आपके कमरे में बिखरे मिले, आपकी शेरो शायरी और गीत गजल और कहानियाँ लिखी हुई। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मेरे हॉस्टल के रूम में मैं पहले दिन जब मैं कुछ लिखा था, पहले दिन की मैं बात बता रहा हूँ, जब जो मेरा पहला शेर था वो मैं आपको सुनाऊंगा। और भैया सामने बैठे हुए हैं तो भोपाल भी वास्तव में अद्भुत जगह है। इस देश के जो युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, उनकी भी जबलपुर के तमाराई चौक से पहले कवि सम्मेलन से लेके और देश के इतने बड़े स्टार बनने तक की कहानी भोपाल ने शुरू की थी, इसी मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। तो जब मैंने पहली अपनी कविता लिखी थी, और विश्वजीत की बात पे मैं आता हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा मैं ले रहा हूँ क्योंकि विश्वजीत बहुत सफेद झूठ बोल के गया। किसी साहित्यकार के लिखने की जो व्यथा है वो और चीज़ हो सकती है, प्रेम के सिवा कोई विषय हो ही नहीं सकता। अगर प्रेम के सिवा कोई विषय हो और प्रेम से बिछड़ने के बाद जो आपके अंदर लिखने की कला आती है, वो कला आपकी दुनिया में कभी नहीं आती। भैया बैठे हुए बगल में, मुझे एक बार चाय और सिगरेट का इन्होंने सजेशन दिया था कि पिया करो तो कुछ अच्छा लिखोगे, लेकिन मैं पी नहीं पाया। लेकिन
मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो जब मैं नया नया आया था भोपाल में, भैया मिले, भैया से मैं कहा कि जब आप कुछ लिखते हैं तो अपने बगल वाले कमरे में जो सोता है उसको आप नहीं जानते, उसके कमरे को 4 बार मारिए, उसको जगा के कहिए कि मैंने ये लिखा है सुनो, और जबरदस्ती बैठाइए उसको और सुनाइए। जिस दिन आप लिखने के बाद सुनाएंगे नहीं तो वो बड़ी समस्या है। लिखने के बाद आपको सुनाना बहुत जरूरी है। और मेरी भी लिखने की कुछ प्रक्रिया ऐसे शुरू हुई थी प्रेम से बिछड़ने के बाद। जब गोरखपुर में मैं रहता था उस समय और मेरा शायद सिलेक्शन हो गया थाने का, तो जो वो मेरे दरवाजे पर मौत रूपी एक कुछ पंक्तियां जन्मी, उन पंक्तियों को मैं लिखा। मैं उसमें से 4 पंक्तियां, प्रेम में भी पवित्रता का कितना ख्याल रखा जाता है उसका ख्याल रखते हुए मैंने 4 पंक्तियां लिखी। हो सकता है आपको अच्छी लगे और आप भी अपने साथ ले जाइए और इन पंक्तियों पे अमल करिए, क्योंकि छोड़ने वाले की हर बार गलती नहीं होती है। हो सकता है कुछ ऐसा मोड़ हो, कुछ ऐसा बात हो कि आपसे उसे वो दूरी बनानी पड़ी हो। तो मैंने पंक्तियां लिखी थी कि इतना थोड़ा सा आपका समय इसलिए बर्बाद क्योंकि मैं रोज लिखता हूँ और रोज 2 बजे से लेकर के 5 बजे जबकि जो मेरी रात होती है वो बहुत भयावह होती है। क्योंकि उस रात मैं जब सोता हूँ कि अब सो जाऊँ तो सोने के साथ साथ मेरे मन में कुछ चलता है और मैं रोज लिख के अपने सिरहाने रखता रहता हूँ। इसलिए वो इतनी पंक्तियाँ हो गई हैं कि, लेकिन वो 4 पंक्तियाँ मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। थोड़ा ढूंढने में समय लग रहा है कि तुझे देख कर आज फिर दीर्घों से छलक पड़े हैं नीर, तुझे देख कर आज फिर दीर्घों से छलक पड़े हैं नीर, जिसने जिस्म सदा छुआ है वो क्या समझे इश्क की पीर, और मेरे मन मंदिर की देवी थी तुझे पूजता रहा हूँ मैं, मेरे मन मंदिर की देवी थी तुझे पूजता रहा हूँ मैं, भीलनी द्वार खड़े हो जैसे कौशल्या नंदन रघुवीर। तो बहुत आप लोगों के आशीर्वाद से, बड़े भाइयों के आशीर्वाद से लिखने पढ़ने की जो कला है वो जिंदा है, वो आप भी जिंदा रखिए और किताबें पढ़िए। साहित्य अगर आप नहीं पढ़ेंगे, साहित्य का दामन छोड़ देंगे तो आप आजीवन कभी भी अच्छे पत्रकार नहीं बन पाएंगे। अगर साहित्य का दामन थामे रहेंगे तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपका परीक्षा लेगा, 5वें और 6ठे साल में आप इस देश के कई बड़े पत्रकार बन के किसी चैनल में बैठे होंगे और इन सब सारे साथियों को नौकरी पर बुला रहे होंगे। यही किसी उसके साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इंडस टुडे की पूरी टीम को धन्यवाद कि आप लोगों ने मौका दिया, एक मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो मैं आगे की होस्टिंग हरिओम को देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब मैं अगले सेशन के रूप में और आदरणीय मृणाल भैया को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया आप आए और आके आपके साथ हमारा जो अगला सेशन है इस पे, क्योंकि देखिए हर एक फील्ड की बात हो चुकी है और आखिरी फील्ड है उस पर भी बात कर लें, क्योंकि ट्रेवल कंटेंट क्रिएटर कंटेंट के ऊपर ही बात करना बहुत आवश्यक है। तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत थैंक यू हरिओम मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस काबिल समझने के लिए कि इस मंच पे मैं आके कुछ शेयर कर सकूं। बहुत तो कुछ नहीं उखाड़ा है जीवन में अभी, लेकिन देखिए ये आप सभी का बड़प्पन है कि आप लोग इतना कुछ हासिल करने के बाद भी है, जितना भी घूमे हैं, जितना भी कंटेंट बनाया है, ज़्यादा तो नहीं बनाया, बट मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वैल्यू ऐड करके जाऊँ। शुरू करते भी है कि मैं चाहूंगा देखिए कि आजकल कंटेंट मैं देख रहा हूँ कि हर तरफ अपने विश्वविद्यालय में ही बात करें तो शायद उनमें सबसे यूनिक कंटेंट आपका है, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर आपने देखा है तो बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे भी क्या था कि आपने, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ही कंटेंट बना लोगों को कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत बदलाव कर देते हैं, तो अब तक उसी कंटेंट पे टिके रहना, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिले और क्या आगे आपका आइडिया होने वाला है? देखिए बदलाव बहुत ही स्ट्रॉन्ग तो मेरा नहीं रहा है। मैंने अपने बेसिक्स शुरू से ठीक रहे कि मुझे बनाना क्या है। मैं शुरू से एक टेक एंथुजियास्ट इंसान रहा हूँ, तो ऑटोमोबाइल मेरा शौक रहा है और ऑटोमोबाइल के साथ मैंने आगे चीज़ें ये जोड़ी कि मैं ऑटोमोबाइल के साथ ट्रैवल कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ऑटोमोबाइल एक माध्यम मिला मुझे कि मैं मोटरसाइकिल से, गाड़ी से ट्रैवल कर सकता हूँ और एक मैन और मशीन का जो कनेक्शन है
वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप उन दोनों के जो जोड़ के साथ आप दुनिया कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई जगहें कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो मेरा एक अप्रोच रही है और कोशिश करूंगा कि आगे भी कुछ अच्छी अप्रोच रहे। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, उद्यांश में कृपया वो लिस्ट ले लीजिएगा एक बार ना, क्योंकि वो लीक नहीं होनी चाहिए। क्षमा चाहूंगा क्योंकि वो अवार्ड लिस्ट है और वो लीक हो गई तो फिर वो शायद वही तो सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है वो। क्षमा चाहूंगा मैं। ये आपसे प्रश्न कि आप इस फील्ड में नए क्रिएटर आपकी, उनके लिए आप क्या देना चाहेंगे, या वो क्या कुछ नया करना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस स्टेज पर हूँ कि क्या मैं सुझाव दूं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि आप नई चीज़ें इजाद करिए, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़िए, बट एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जो कुछ भी बना रहे हैं वो किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। कोई मुझे क्यों देखेगा या आप किसी को क्यों देखते हैं, आपके अंदर कुछ वैल्यू ऐड होती है, कुछ आप सीखते हैं। कंटेंट बहुत बनाते हैं लोग, रोज एक रील पोस्ट करेंगे, रोज 10 रील पोस्ट करेंगे या कुछ भी पोस्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बट ऑन टॉप ऑफ दैट एक वैल्यू एडिशन वाली चीज भी होनी चाहिए कि क्यों मैं बना रहा हूँ, क्या किसी की लाइफ में उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इस फील्ड में क्या लगता है कि हम देखिए हमारा चैनल हर एक फील्ड में काम करने की कोशिश करता है, तो अगर हमारी टीम में से कोई भी इस फील्ड में उतरना चाहे तो हमें किन बारीकियों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर किसी को भी जो नया इस फील्ड में उतरना चाहता है इस कंटेंट की तरफ, उसको किन बारीकियों पे ध्यान देना चाहिए? अगर आप इंडस टुडे के पर्सपेक्टिव से मुझसे पूछते हैं कि क्या इंडस टुडे को ऐड करना चाहिए, सबसे पहली चीज वैल्यू एडिशन, और कोशिश करिए कि आप रिलेटेबल हो। मेन स्ट्रीम मीडिया का ये हो गया है कि बस हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, बट इंफॉर्मेशन पहुंचाने के तरीकों पे आप काम करिए। जैसे कि मैं नाम लेता हूँ, जैसे लल्लन टॉप है, आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं एक पेज देखता हूँ द तत्वा इंडिया, वो भी कॉलेज ग्रुप के ही लोग हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं है, बट वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके पोस्ट में एक रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर है कि मैं या मेरे जैसे और नौजवान लोग किस तरह से उस कंटेंट से रिलेट करें, क्योंकि अगर आप रिलेट कर ले गए तो आप अपनी इंफॉर्मेशन तो पहुंचा ही पाएंगे, प्लस उसके साथ रीच बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ेगी, और फिर वर्ड ऑफ माउथ से तो आप आगे बढ़ने ही वाले हैं फॉर श्योर। तो भैया बिल्कुल इस पे हम काम करने की कोशिश भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि अपने विश्वविद्यालय में जहाँ पर पत्रकारिता की बात होती है, क्रिएटिविटी की बात होती है, तो क्या ऐसे कार्यक्रम कराने आवश्यक हैं? इसके पीछे का कराने के बाद क्या आपको लगता है कि इससे क्या परिपूर्ण हो पाएगा, या फिर लोगों को क्या ऐसे कार्यक्रमों से फायदे होंगे? वेल डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़। आप चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन जब आप लोगों से नहीं मिलेंगे, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी उम्मीद मतलब मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलूंगा, जो कि मेरे हिसाब से मिलना बहुत ज़रूरी है लोगों से। जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, उनका पर्सपेक्टिव नहीं जानेंगे, तो आपका जो विजन है वो उतना ग्रैंड नहीं हो पाएगा। ऐसी मीट्स होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आज जो आपने किया बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है, और जैसा कि राघव भैया ने कहा कि इसे बड़े स्केल पे हमारे विश्वविद्यालय में होना चाहिए था, जो कि होना चाहिए बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आगे आप और कुछ नया करेंगे, सिर्फ क्रिएटर्स मीट ही नहीं, कुछ अलग चीज़ भी आप ट्राई करेंगे, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि नए लोगों से मिलते हैं, आपका विजन बड़ा होता है, उनको आप जानते हैं, वो आपको कुछ बताते हैं, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली होनी चाहिए। हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों का कहना है, आपका क्या बचपन से इसी फील्ड की तरफ झुकाव था कि आगे चल के पहले कुछ और था? जैसे आशीष भैया ने बताया कि उन्हें पहले कुछ और करना था और फिर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की तरफ एकदम से उनका रहता है। आपकी क्या कहानी थी? वेल, आशीष भैया ने जो सबसे पहले कहा था कि उन्हें एक शेफ बनना है, तो मेरा भी बचपन में बहुत घरों में देखा है, गाँव में कभी ना कभी गया हूँ, तो मुझे भी खाना बनाने में बड़ा इंटरेस्ट आता था, क्योंकि कई तरीके के मसाले होते हैं, अलग अलग तरीके की विधियाँ होती हैं, तो मुझे भी शौक था कि मैं एक अच्छा शेफ बनूं, लेकिन नहीं बन पाया। फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है। मैथ्स मेरी भी बहुत ख़राब थी, 50-55 नंबर के साथ हम पास हुए मैथ्स में, तो वो भी नहीं कर पाए। तो फिर जब मुझे पता चला कि ये इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप कुछ बना सकते हैं, और मुझे निरंतर कुछ नया बनाने का शौक़ रहा है, तो बस मैंने सोचा कि ऑटोमोबाइल है और घूमने का शौक़ है, तो दोनों को मर्ज करके कुछ नया कर सकते हैं। तो हम ये चीज़ इंडस टुडे के पिछले 10 महीने के सफर को आप क्या देखते हैं, और आने वाले समय में आप क्या कहेंगे इसमें बदलाव? सबसे पहला तो मेरा आपके लिए एडिशन ये होगा कि नंबर्स गिनना बंद कर दें। 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, ये एक आपकी लंबी पिच है। अब आपने एक वेंचर शुरू किया है, तो आप और ये तो नहीं सोच रहे हो कि 5 साल बाद एग्जिट करके मैं कुछ और कर लूँगा। तो नंबर्स पर ध्यान मत दीजिए, काम करते रहिए, वैल्यू ऐड करते रहिए लोगों के लिए, और खुद के लिए भी सोचिए कुछ कि जो ये काम मैं कर रहा हूँ इससे मेरी क्या ग्रोथ होगी
या जो ये मेरी ग्रोथ होगी उससे लोगों को और क्या फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे थैंक यू सो बुलाने मच पर फॉर हैविंग मी, और उम्मीद है कि सबसे अच्छी बातें हम कर पाएंगे। देखिए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और हमारे इस मंच पे संस्कृति की बात हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि हमारी जो पीछे हमारी टीम है, कृपया आप सब भी आ जाए, एक बार कृपया आप सभी भी आ जाए। और मैं टीम से गुजारिश करूंगा कृपया फोटो सेशन थोड़ी देर बात कर लें, यहाँ पे आ जाए तो ज्यादा आवश्यक होगा और ज्यादा फायदेमंद होगा। आयुष भैया, आयुष भैया मैं आपसे अपील करूंगा, आयुष भैया क्योंकि देखिए चैनल पे साहित्य संस्कृति की बातें होती हैं, साहित्य हमने संस्कृति की बात कर ली, थोड़ी साहित्य की तरफ आते हैं अगर आप सभी का इजाजत हो तो, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे ऐसे साहित्यकार बैठे हैं जो कि मैं खुद भी साहित्य की तरफ झुकाव रखता हूँ। अगर मैं इनसे एक एक व्यक्ति से 2-2 मिनट की बात ना सुनूं तो शायद मेरे लिए आप आइए तो थोड़ी सी साहित्य में बात करें, कुछ शायरियां हो जाए, कविताएं हो जाए, एक बार सारे हाथ रखें, हो जाए, ठीक है चलिए शुरू करते हैं। तो मैं समय ना गवाते हुए पहला आवाज देने जा रहा हूँ उज्जवल ओझा भैया को, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उज्जवल भैया का। बस 10-15 मिनट का कार्यक्रम करेंगे, 2-3 क्रिएटर्स में उसके बाद से हम सम्मान समारोह की तरफ बढ़ेंगे। देखो उज्जवल भैया प्लीज। बहुत बढ़िया, कब वो एहसान करोगी रहने दो। कुछ नहीं लगा। हाथ से ही करते हो जो भैया। बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जब अपना परिवार अपने घर के बच्चे को सुनता है तो ऐसा लगता है कि उस आंगन में अपनी माँ आंचल में उस बच्चे को सर पर रखकर आशीर्वाद दे। एक बार जोरदार ताली उसे दीजिए, क्योंकि जब बात क्रिएटिविटी को होती है तो ना उम्र मायने रखते हैं, ना सेमेस्टर मायने रखते हैं, और ना ही मास्टर्स और बैचलर्स, ना ही इंटरमीडिएट। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जितनी अच्छी आवाज में गा सकता है, हो सकता है कि 80 साल का बुजुर्ग सिर्फ उसके गानों पर ताली बजाए। और मैं ताली की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अगर लगे ताली बजाना हो किसी पंक्ति पर तो आप बजा दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि कान में बाली का, फोटो पे लाली का, भोजन में थाली का, ससुराल में साली का, और कार्यक्रम में ताली का बड़ा महत्व होता है। हाँ, कलाकारों के लिए तालियां जो है ना वो ग्लूकोज की तरह काम करती है। भाई आप तो भोपाल पॉइंट से हैं, पॉइंट की बात आप तुरंत समझते होंगे, और कलाकारों की पॉइंट की बात यही होती है कि भाई ताली बजाओ, क्योंकि नहीं बजाओगे तो फिर जाओगे कहाँ। क्योंकि हम आए हैं, हमें आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा तो बजाएंगे, और नहीं बजाते तो हमारी तरह जो लिखने वाले थोड़े बहुत लोग हैं बस ताली बजवाते हैं पूरे कार्यक्रम में। इसलिए नहीं कहते हैं ताली बजाने के लिए, कहीं ना कहीं आपको आदत ना हो जाए तो आप कहीं भी बजाते फिरेंगे। चलिए सीधे सीधे बात करता हूँ। देखिए पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ। प्रभावित होता हूँ उन तमाम अपने छोटे भाइयों से जिस तरह से उद्यांश लिखते हैं। अभी इनसे भी हम सुनेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे कि यार 1 बजे से बैठे 11 बजे से। आपकी जगह पे हम भी बैठते हैं और वही सेम फीलिंग हमारे अंदर भी होती है, इसलिए मैं बहुत बोर नहीं करूंगा। 2-2 पंक्तियां बस सुना देता हूँ, सुन लेना। लेकिन लिखता क्या हूँ ये सुन लो कि ना किसी सरकार की बात करता हूँ, ना ही किसी अखबार की बात करता हूँ। पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ, बड़े ही जिम्मेदारी के साथ ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आपकी तालियां मिले। कि ना किसी सरकार की बात करता हूँ, ना ही किसी अखबार की बात करता हूँ। इश्क लिखती है कलम मेरी, मैं तो सिर्फ प्यार की बात करता हूँ। इश्क लिखती है कलम मेरी, मैं तो सिर्फ प्यार की बात करता हूँ। एक मुक्तस सुन लीजिएगा जो भाई उद्यांश कह रहे थे। देखिए आप किसी से इश्क करते हैं तो उसमें एहसान नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से प्यार। जैसे माइक के साथ मेरे साथ हुआ, देना है तो पूरा दो, आधा अधूरा नहीं चाहिए भाई, कोई एहसान नहीं चाहिए। यहाँ से 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि क्यों मुझ पर एहसान करोगी रहने दो, क्यों मुझ पर एहसान करोगी रहने दो, जहाँ अपनी कुर्बान करोगी रहने दो। क्यों क्यों मुझ पर एहसान करोगी रहने दो, जहाँ अपनी कुर्बान करोगी रहने दो। इश्क में तो नुकसान उठाना पड़ता है,
क्यों अपना नुकसान करोगी, रहने दो। क्यों अपना नुकसान करोगी, रहने दो। और आज हम और आप उस दौर में हैं जब प्रेम में प्रेमिकाओं को आईफोन चाहिए होता है, लेकिन जब इस दौर में एक प्रेम को समझने वाला प्रेमी जब अपनी माँ की कंगन लेकर उसके पास जाता है, उसका एक प्रस्ताव देखिएगा। जो लोग बीच में बात कर रहे हैं, प्रेम अगर आप समझते हो तो प्रेम की बात पर आपकी तालियां मांगता हूं, सुनिएगा। क्योंकि कुछ लोग मैं देख रहा हूं इधर उधर भटक रहे हैं। हरिओम बहुत प्रेम की बात समझता है। हाँ। स्वागत है। आप पढ़िए। अरे यार, प्रेम शास्त्र विषय पे बात हो रहा है। बस ये आखिरी पंक्ति में पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा फिर कि 7 जन्मों के सातों बंधन तेरे लिए, 7 जन्मों के सातों बंधन तेरे लिए, मेरे सारे त्याग समर्पण तेरे लिए। माना महंगे तोहफे ला ना सकता हूँ, मैं लाया हूँ माँ के कंगन तेरे लिए, मैं लाया हूँ माँ के कंगन तेरे लिए। मैं लेकिन देखिए बहुत जल्दबाजी होता है, काफी लोग हो जाते हैं। थोड़ा सा हाथ से सुन लीजिए कि क्या होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो प्रेम में आज देखते हैं किसी को प्रेम हो जाता है, अगले दिन गुलाब लेके पहुंच जाते हैं और सुबह से पढ़ते हैं कि इश्क की एक किताब दे आया, बिन मांगे जवाब दे आया। इश्क की एक किताब दे आया, बिन मांगे जवाब दे आया। कल ही जाना कि वो भी सिंगल है और आज उसको गुलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फुल पैसा वसूल। आया ना मजा, आया ना मजा। एक और सुनेंगे ना अगला। अब बताओ किसको बुलाते हैं अगले? नहीं, हाँ मैं भी सुन रहा था। क्या नहीं कि प्रेम के जब चलेंगे फिर मैं लपेटे में आ जाऊंगा। तो एक चीज और बताओ कि जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ, जब विश्वविद्यालय में आया तो मैं उनको भी अपना वीरस्थी उस समय से ही मैं उनका गुरु मानता हूँ। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उद्यान पांडे जी का। बस हरिओम ने वीर रस का गुरु ही माना, उस पर अमल नहीं किया। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा को पढ़ा। वो जो मेरी हाँ आपकी बस भैया ने कंगन लिखा था। मैं डॉक्टर चेतना पांडे दीदी हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी के विरोध में कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी। बड़ा अच्छा कविता लिखती है मुक्तक। मैं उनकी 4 पंक्तियां कंगन पर ही सुनाता हूँ कि तनिक मधमाते मधुबन चाहिए थे, फकत कुछ भीगे सावन चाहिए थे, किसी लड़के को बस वो चाहिए थी, उसे सोने के कंगन चाहिए। अभी प्रेम प्रसंग पर तमाम बात हो रही थी। मैं भैया की बात पर पहले अपनी एक मुक्तक सुना दूंगा। एक आध तो मुझे जो सबसे पसंद है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। पत्रकारिता की बात हो रही थी, जिन अच्छे गीत गजलों को पढ़ना चाहिए। एक सुधांशु नवल करके बहुत अच्छे गीतकार वो भी हमारे बीच नहीं है, बहुत युवा गीतकार थे। तो उनका एक गीत है, उसके कुछ बंद, फिर उसके बाद मैं अपना मुक्तक सुनाऊंगा जो आप लोगों को काफी पसंद है। कि प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, तुम पर गीत लिखा फिर उसका अक्षर अक्षर चूम लिया। प्रिय तुम्हारी सुधि को मैं क्या जानूं मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारा, मैं क्या जानूं मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारा, जिन पर पहली बार दिखा था अल्हड़ रूप तुम्हारा, जिन पर पहली बार दिखा था अल्हड़ रूप तुम्हारा। मैंने उन पावन राहों का पत्थर पत्थर चूम लिया, मैंने उन पावन राहों का पत्थर पत्थर चूम लिया। प्रिय तुम्हारी सुध को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, तुम पर गीत लिखा फिर उसका अक्षर अक्षर चूम लिया। अब मैं अपना एक मुक्तक सुना देता हूँ, फिर एक दो मुक्तक सुना करके अपना स्थान लूंगा। बड़ा प्रेम पर बात हो गई, मैं अपने इष्ट देवता पर जाता हूँ। संभवतः नाम राशि भक्त राघव भैया से मिलती है। मैं भगवान श्री राम की बात कर रहा हूँ, शायद राघव भैया के लिए वही मुक्तक कोई और पढ़ सकता है। तो दोनों तरफ से ले सकते हैं कि राघव मिलेंगे प्रेम में,
कोमल स्वभाव में, राघव मिलेंगे धाम में दुखियों के घाव में, राघव मिलेंगे प्रेम में कोमल स्वभाव में, राघव मिलेंगे धाम में दुखियों के घाव में। मंदिर तो मात्र केंद्र है प्रभु के ध्यान का, मंदिर तो मात्र केंद्र है प्रभु के ध्यान का, राघव मिलेंगे भील के वटों की नाव में, राघव मिलेंगे भील के वटों की नाव में। इसका कीर्ति मुक्तक सुना करके मैं अपना स्थान लूंगा। जो मैंने युवाओं से आह्वान करते लिखा, आप सभी युवा हैं, कार्तिकेय पांडे भैया भी हमारे बीच आ ही गए, युवा का नाम लेते ही हमारे बीच उपस्थित हो जाते हैं। तो आप सुनिए 4 पंक्तियां, मैं अंतर सुना के अपना स्थान लूंगा। आप सभी युवा पीढ़ी मेरे सामने है कि इस देश के लिए, इसी परिवेश के लिए क्या करना है आपको, रील से बाहर निकलिए, रियल में आइए, भारत माता आपका इंतजार कर रही है। इस देश के लिए, इसी परिवेश के लिए, गांधी कलाम तिलक के संदेश के लिए, गांधी कलाम तिलक के संदेश के लिए, अब विश्व पटल पर अमर उपदेश के लिए, अब तो उठ कुछ तो करो इस देश के लिए, अब तो उठ कुछ तो करो इस देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो गीत अब एक हरिवंश एक बार बस। समय नहीं है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, क्योंकि आगे भी इस महफिल को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ नहीं बढ़ाए, उनको भी बुलाना है। एक्चुअली क्या है, 10 क्रिएटर्स हैं, बीच में क्या है, फिर ऑडियंस को समझ रहे हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे क्योंकि था आइडिया शेयर करना, मैं जो भी हमारी इसमें से मैं नाम एक अनाउंस करूंगा, ठीक है। आप लोग प्लीज समय ना गवाएं और डायरेक्ट यहाँ पे आइडिया शेयर करेंगे। 2 मिनट आपके पास समय होगा, 2 मिनट में आप जितने हमारे पास अभी एक कंटेंट क्रिएटर है हमारे साथ और सबसे बड़े क्रिएटिव यहाँ पे सबसे यही बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा इनको आप अपने बातों से आप जितना इनको कर सकते हैं मैनिपुलेट कीजिए, अपने विचारों में घुसा दीजिए, ताकि ये आपको अपने कार्यक्रम के लिए अपना जो भी वर्क है उसमें आपको चुन सके। तो बेस्ट क्रिएटिव हमारे पास बहुत सारे हैं, क्रिएटिव कंटेंट बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो मैं पहला जिसको नाम देने जा रहा हूँ, नमन हासवानी, कृपया मंच पर आए और अपने आइडिया शेयर करें कि वो क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। नमन हासवानी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए नमन हासवानी के लिए। कृपया जल्द से जल्द अगला तैयार रहेंगे, पहले आइडिया शेयर करें। तो अगला तैयार रहेंगे केवली कबीर जी। नमन, ये क्यों आइडिया शेयर कर रहे हैं अभी बता दीजिए कि क्या किए हैं, क्या करते हैं और क्या करना है, कैसे करें। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे मौका दिया। और मेरा जो कंटेंट है वो फैशन, डांस और थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग पे भी होता है। तो मैं उसी चीज़ को मतलब आगे करना चाहूँगा कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहूँगा कि फैशन जो मतलब फैशन तो अभी तो बहुत ही लंबी वो फील्ड है। अब जैसे कि कॉलेज के आइडियाज, कॉलेज में लोग कैसे फैशन अपना कैरी कर सकते हैं, ये सब ऐसे ये सब बहुत बहुत मैं अगली आवाज के रूप में मंच पर बुलाने जा रहा हूँ केवली कबीर। कृपया जल्द से जल्द मंच पर आए और अपने आइडिया शेयर करें। केवली कबीर, इसके बाद तैयार रहेंगे केडी जी, केडी गुप्ता अगर यहाँ पे हो तो, के बाद केडी गुप्ता। सभी को मेरा फिर से नमस्कार। कंटेंट क्रिएशन की बात की तो मैं कंटेंट का आदमी नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ। लेकिन मूवी की जब नींव रखी जाती है तो सबसे पहले लिखाई होती है, उस थॉट पे आती है। तो समाजशास्त्र और इतिहास को लेके जो है पथ प्रक्षालन का मैंने निर्माण किया था, उसकी कहीं ना कहीं नींव उद्यान पे से शुरू होती है। हम लोग एक जो है कहानी पे डिस्कस कर रहे थे, अविराज एक आइडिया लेके आए थे हॉरर मूवी का, लेकिन उसको हम लोग उस समय नहीं कर पाए क्योंकि हम जिस मूवी को बनाने जा रहे थे हमें लगा कि चेतावनी हमारी पहली मूवी जिसको हम बनाने जा रहे थे, लेकिन बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जो हमें लगा कि हमें मूवी बनाने से रोकी जा रही है, तो हमने उसको फिर ड्रॉप किया। अभी हमारी सेकंड जो है उसका रीमेक हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हमने कुछ सीक्वल किया, लेकिन हमें लगा कि ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, रूहानी शक्तियाँ, एक आपने अगर टीजर जिन जिन ने देखा वो जानते हैं, उस रेफरेंस में हमने लिखा भी था। तो रोका जा रहा था, हमें लगा कि हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। हमारे एक जो उसमें किरदार थे उनकी जो है लगातार तबीयत खराब हुई, उस कमरे में भी बहुत सी चीज़ें हुई। फिर हमने बहुत हिम्मत करके
फिर से उस मूवी को बनाने का प्रयास किया। अभी उस मूवी को हम जो है कल उसका टीजर रिलीज कर चुके हैं और मैं चाहूँगा कि वही बात कहूँगा जो पहले कहा था हरिओम भाई से, कि निवेदन है कि आप सभी को वो फिर से भेजिएगा एक बार, और मैं चाहता हूँ आप सभी उसको देखिए। रही बात प्रेरणा की, तो समाजशास्त्र पढ़ता हूँ, उद्यांश भैया, अमित भैया से जो समय समय पे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। विश्वजीत भैया जो है स्क्रिप्ट को लेके बताते रहते हैं, कभी कभी लिखते वक्त रूढ़िवादी हो जाते हैं, तो विश्वजीत भैया बताते रहते हैं कभी कभी कि कैसे जो है न्यूट्रल रहना है और उस प्रभाव में लिखना है जैसी जो है ऑडियंस आपको देखना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया केवी। अगले जल्द से जल्द आएंगे आराधना जी, कृपया जल्द से जल्द आए। ये ब्लॉगर है, आके अपने आइडिया शेयर करेंगे कंटेंट में क्या काम कर रही है और आगे चल के उनका क्या आने वाले समय में वो उसमें बदलाव करेंगे या फिर जो भी इनोवेट करेंगे। आराधना जी का जोर तालियां हो जाए आराधना जी के लिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आराधना मौर्य है और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मैं पहले स्कूल में ही जब कोई प्रोग्राम होता था उसकी ब्लॉगिंग से मैंने शुरू किया था, बस कुछ अपने स्कूल के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तो मेरा अलग चैनल था। यहाँ एमसीयू में आने के बाद, एमसीयू में आना जब हुआ था तो एमसीयू के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। तो ऐसा था कि मुझे एमसीयू के बारे में लोगों को बताना है, जिसको एडमिशन लेना है वो लोग यहाँ के बारे में थोड़ा जाने, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी। और अभी उसमें कमेंट्स में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि दीदी कैसे करें, ये कैसे करें, तो बताने में बहुत अच्छा लगता है। और मेन मेरा मोटिव यही था ब्लॉगिंग शुरू करने का कि एमसीयू के बारे में लोग जाने, और जहाँ जहाँ मैं जा सकती हूँ, जिस चीज़ के बारे में लोगों को बता सकती हूँ, उस चीज़ के बारे में लोगों को बता सकती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद मैं अगला आवाज देने जा रहा हूँ सिद्धि सिंघाई, कृपया जल्द से जल्द मंच पर आए और अपना आइडिया शेयर करें कि वो क्या कंटेंट क्रिएट कर रही है अभी। सिद्धि सिंघाई। अगला हमारे पास जो है नैनिका जी, कृपया जल्द से जल्द मंच पर आए और अपने क्रिएटिव जो भी आइडियाज उनके पास वो शेयर करें। जोरदार तालियां हो जाए नैनिका जी के लिए। इसके साथ तैयार रहेंगे अभिराज मिश्रा। अभिराज मिश्रा तैयार रहेंगे। लेकिन जी हेलो हेलो, नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम आप चाय की चुस्कियों के साथ आनंद लीजिए। साहित्य भी थोड़ा आएंगे इसके बाद। अमित भैया की मैं समझ सकता हूँ। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम नैनिका मिश्रा है। मेरा यूट्यूब पे चैनल है नैनिका मिश्रा से ही। और जैसा कि आराधना ने बोला कि यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना ही हमारा मोटो था, क्योंकि जब हम यहाँ पे आ रहे थे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही थी, ना एडमिशन के रिगार्डिंग, ना कुछ भी नहीं पता था। तो हमारा ये उद्देश्य था कि अगर हम यहाँ पे आए तो हम अपनी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान सके और यहाँ पे आ सके और यहाँ पे पढ़ाई कर सके। और बस इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया नैनिका। सिद्धि सिंघाई आ चुकी है, तो कृपया जल्द से जल्द यहाँ आ जाए सिद्धि। इसके बाद अभिराज मिश्रा, कृपया जल्द से जल्द मंच की तरफ आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। टाइमली बताएंगे अमित भैया। क्या बात है। एज सच तो किसी कंटेंट पे मेरा भी फोकस नहीं है, बट रिसेंटली मैंने कुछ फैशन से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट किए हैं। तो वो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत पहले से सोचती हूँ, बस कभी भी ऐसा मन करता है कि आई शुड शूट, और मैं एक स्नेहा दीदी हैं एंड शी शूट्स मी, तो मैं उन्हें बता देती हूँ, बस तुरंत हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू विल जस्ट फील टू लाइक, यू विल फील कि आपको वो करना है, आप करेंगे। पीपल डू लाइक इट, दे गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम अस। मुझसे कितनी लड़कियाँ बोलती हैं कि यू आर लुकिंग फैब्युलस और मुझे भी ऐसा शूट करना है, तुमने कैसे करवाया। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो टू डू इज़ टू क्रिएट। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, you just do it and you'll become one. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धि सिंघाई। अभिराज मिश्रा। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा सप्तऋषि भैया से कि वो उसके बाद अपने आइडिया जो चैनल पे काम कर रहे हैं वो शेयर करेंगे। अभिराज मिश्रा, कृपया जल्द से जल्द मंच पर है। उसके बाद सप्तऋषि भैया तैयार रहेंगे। नमस्कार आप सभी का। वर्तमान में एक फ्रीलांस वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। मिथिला के एक न्यूज़ चैनल के साथ अभी काम कर रहा हूँ। और नहीं, यही मेरी ओरिजिनल आवाज़ है, इसी में फिलहाल बोलना नहीं, वॉइस ओवर कहीं भी नहीं होता। बस
और अभी हाल ही में एक इवेंट में भोपाल के आकाशवाणी के जो राजेश भट्ट जी एडिटर हैं उनके द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका हूँ। और म्यूजिक से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, आप लोग को पता होगा। और फिल्म रिव्यूज़ भी लिखता हूँ। हमारा जो पत्रकारिता विभाग का विकल्प है जो हमारा अखबार, उसमें काफ़ी मेरे आर्टिकल्स छपे हैं फिल्म रिव्यूज़ को लेकर। और सिनेमा से ओरिएंटेड हूँ मैं। और जो चेतावनी जिसका केवली ने अभी मेंशन किया, उसके टीजर में जो आवाज़ आप देखेंगे सुनेंगे वो मेरी आवाज़ थी। और उसका जो स्टोरी और स्क्रीन पे लिखा है वो भी मैंने ही लिखा है। तो मैं चाहूँगा वो मूवी आप सब देखें। और बस बहुत बहुत शुक्रिया अभिराज। इसके बाद सप्तऋषि भैया। बहुत बहुत थैंक यू हरिओम। तो आप थोड़ा लंबा बोलेंगे। अरे नहीं, लंबा नहीं बोलेंगे, मुझे भी पता है कि भाई अब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, उतना लंबा नहीं, हमारे कार्यक्रम में टाइम था 7 बजे, अभी 6 भी पार नहीं हुआ, कल ही हो चुका था। हो सकता है 8 भी बज जाए। तो कोई बहुत बड़ी जर्नी नहीं रही है, बट जब आए थे तो इतना पता था कि लोगों से बात कर सकते हैं, क्योंकि यही करते करते आए थे, मोटिवेट भी ऐसे ही हुए थे। मेरे भाई की शादी थी तो उनकी एक फ्रेंड आई हुई थी, तो उनसे बैठ के हम लोग यूँ ही बात कर रहे थे कुछ उस पर। तो वो भी एक जर्नलिस्ट थी, तो उनको लगा कि मैं शायद कॉलेज में हूँ, लेकिन मैं उस समय 11th में था। तो उन्होंने कहा कि कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो अभी 11th में ही हूँ। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब कि आप अपने उम्र शायद ज़्यादा बड़ी बातें करते हैं, आप दिखते नहीं हैं, जो भी उनको लगा हो। उन्होंने पूछा करना क्या चाहते हो? मैंने कहा यही जो कर रहे हैं हम लोग, बात। तो बोला कोई तो करियर ऑप्शन चूज किया होगा, कुछ तो सोचा होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बट आप कुछ अगर सजेस्ट कर सकें। तो उन्होंने ही कहा था कि माखनलाल में जाके मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता का जो भी फील्ड मिलता है, डिपार्टमेंट मिलता है, उसमें जाके करो, उसमें तुम्हारे लिए स्कोप है। उनको ऐसा लगता था, इसीलिए फिर मैं यहाँ पर आ गया। उसके बाद प्लस एक बहुत बड़ा ये कोइंसिडेंस था कि यहाँ पे मेरी फैमिली भी रहती है, तो मेरे लिए और ईजी था यहाँ पर आना। उसके बाद आने के बाद तो पहले तो 6 महीने कुछ हवा ही नहीं लगी कि क्या हो रहा है, कोई कुछ सिखा भी नहीं रहा था, बस चलता गया। फिर धीरे धीरे आशीष भैया मिले, विश्वजीत भैया मिले, अमित भैया मिले। तो जब विश्वजीत भैया मिले तब समझ में आया कि भाई राइटिंग भी कोई चीज़ होती है। हम लोग तो बस थोड़ा बड़ा जो लोग लिख लेते थे उनको सुनते थे। जब आशीष भैया मिले तब समझ में आया कि कैमरा भी कोई चीज़ है। तो जो कैमरे का सबसे बड़ा जो कीड़ा मेरे अंदर जगाया वो आशीष भैया ने ही जगाया। एक बार आशीष भैया के लिए, जो मेरे गुरु हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। होता है, मैं एक बार जरूर उनके लिए कहता हूँ कि मेरे गुरु हैं। उसके बाद जो रियल लिटरेचर है उसके बारे में अमित भैया से पता चलता है। जैसा कि उन्होंने कहा कि वो अपने सिरहाने एक क्या कहते हैं पेज और एक पेन लेके बैठते हैं, तो ये बात हम लोगों ने देखी है। और जब आप इनके रूम में जाएंगे तो इनका रूम, सबको एक सिंगल रूम दिया गया है, बट उनका एक रूम ही 2 रूम्स में डिवाइडेड है। एक में जाएंगे तो इनका पूरा एक साहित्य है और एक रूम पूरा किचन है। तो किचन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मिडनाइट क्रेविंग के लिए, और बाकी तो जो साहित्य है वो तो चलता ही रहता है। कहीं भी बैठ जाइए तो साहित्य कहीं भी शुरू हो जाता है। हॉस्टल लाइफ तो भैया आप तो जानते ही होंगे। तो इसीलिए यहीं से चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे कैमरा मिलता गया, फिर डिपार्टमेंट में कैमरा मिलता गया, फिर आशीष भैया का तो कैमरा